नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। आपने देखा होगा जब से नोटबंदी 2016 8 नवंबर को हुई थी, उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री एक चीज पर फोकस कर रहे थे कि आप डिजिटल पेमेंट्स करिए, एटीएम छोड़ो पेटीएम करो, ये एक नारा बना था। और आज उसी पेटीएम के बारे में, जिस तेजी से वो पेटीएम आगे बढ़ा था, आज उसी तेजी से धराशाही हो गया है, क्योंकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का एक ऐसा मामला सामने आया है, एक ऐसा स्कैम सामने आया है जो कि बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन उसके बारे में ना ईडी इसकी जांच कर रही थी, ना इसके बारे में कोई कुछ बोल रहा था। उल्टा आपने ये भी देखा था कि नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो उसके प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। आपको उत्तराखंड की अगर एक रैली याद हो, तो उस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर एक फिल्म बनी थी, तो उस फिल्म का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि देखिए पेटीएम इसमें 200 रुपए का कैश बैक दे रहा है। इस तरीके का प्रचार और प्रसार चल रहा था। इसका मतलब बिल्कुल साफ था कि विजय शेखर शर्मा जो कि पेटीएम के सीईओ थे, उनको यह आश्वासन था कि क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के बहुत नजदीक है, इसलिए वो किसी भी तरीके की धांधलेबाजी कर सकते हैं। और इसी धांधलेबाजी का नतीजा था कि आरबीआई को अंत में आकर एक कड़ी कार्रवाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऊपर करनी पड़ी। ये कार्रवाई कैसे आई सामने, ये भी आपको बताती हूं। आरबीआई ने 31 जनवरी को ये स्टर्न एक्शन लिया, एक कड़ी कार्रवाई की कि अब पेटीएम वॉलेट, पेटीएम के डिपॉजिट्स, फास्टैग, ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। और इसकी आखिरी डेट है 29 फरवरी, यानी कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम से आप पैसे क्रेडिट नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, उसकी किसी भी सर्विस को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये कड़ी कार्रवाई क्यों हुई? उसका कारण ये था कि आरबीआई ने ये कहा कि जिस तरीके से हजारों ऐसे अकाउंट सामने आए हैं जो कि एक ही पैन कार्ड से जुड़े हुए हैं, अब ये कैसे हो सकता है? इतना बड़ा फ्रॉड जिसमें कि केवाईसी नहीं हुई है। केवाईसी मैंडेटरी मानी जाती है और कंपल्सरी है कि आपको केवाईसी करना ही है, तो केवाईसी नदारत है। 35 करोड़ अकाउंट्स में से 31 करोड़ अकाउंट्स ऐसे हैं जो कि निष्क्रिय पड़े हैं, यानी कि वो ऑपरेशनल ही नहीं है। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि एक पैन कार्ड से हजारों अकाउंट्स जुड़े हुए हैं, तो ये धांधलेबाजी नहीं है तो और क्या है? और इस चीज को लगातार छुपाया जा रहा था, लेकिन जो आरबीआई के सोर्सेज हैं उन्होंने ये कहा है कि आरबीआई लगातार पेटीएम पेमेंट्स बैंक को इस बात की वार्निंग देता रहा, लेकिन इस वार्निंग को नजरअंदाज किया विजय शेखर शर्मा ने, जो कि मोदी जी के चहेते हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि मोदी जी, लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर मोदी जी ने विजय शेखर शर्मा के साथ सेल्फी ली है, विजय शेखर शर्मा का जिक्र किया है। हर कॉर्पोरेट मीटिंग्स में जब बड़े बड़े आयोजन होते हैं, उसमें विजय शेखर शर्मा जरूर दिखते हैं। और विजय शेखर शर्मा को स्टार्टअप इंडस्ट्री का एक बड़ा पोस्टर बॉय माना जाता है। और ये आश्वासन सरकार हमेशा मिडिल क्लास के लोगों को दिलाती है कि देखिए, आइडिया बहुत बड़ी चीज है। अगर आपका आइडिया बड़ा है तो आप विजय शेखर शर्मा की तरह एक बड़ा आइडिया लेकर आइए और आप भी एक पेटीएम रूपी एक बड़ी इंडस्ट्री खुद क्रिएट कर सकते हैं। आज वही पेटीएम धराशाही हो गया, उसके खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। और साथ में आप स्टॉक मार्केट अगर आप देखें तो आज पेटीएम के शेयर्स इस तेजी से लुढ़के हैं कि सबको अब डर लगने लगा है कि पेटीएम हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। ये सारे बड़े सवाल हैं और आज इसका पॉलिटिकल मुद्दा आज कांग्रेस ने भी उठाया है। कांग्रेस ने कहा है कि ईडी, यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो हमेशा विपक्षी नेताओं के पीछे भागती है, ईडी इतने दिनों से चुपचाप क्यों बैठी थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम केयर्स फंड में ऐसा बताया जाता है कि विजय शेखर शर्मा ने पैसे डाले थे, तो क्या आज उसी का नतीजा है कि विजय शेखर शर्मा की सारी गलतियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्दा डाल रहे हैं? और एक सवाल ये भी है जो मैं रेस कर रही हूं कि अदानी के मामले में वो भी मोदी जी के लाडले थे, उनकी भी सारी गलतियों को माफ कर दिया गया। अब ये देखिए, दूसरा ऐसा कॉर्पोरेट का मामला आया है जहां पर प्रधानमंत्री की नजदीकियां और कॉर्पोरेट ने फिर से मुसीबत एक तरीके की खड़ी कर दी है, धांधलेबाजी भी सामने आई है। अब इससे स्टार्टअप इंडस्ट्री का क्या होगा, वो सब तो बात की बातें हैं, लेकिन आइए सुनते हैं कि आज इस धांधलेबाजी को कांग्रेस ने कैसे उजागर किया है। सुप्रिया शिनेट, जो कि कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आइए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक छोटा अंश आपको सुनाते हैं और फिर आज की चर्चा हम अपने मेहमानों के साथ शुरू करेंगे। जी। उसके बाद
एक ये दूसरी सेल्फी देखिए, फिर एक तीसरी सेल्फी देखिए, एक चौथी भी लेकर आई हूं। अगर आप थोड़ा जूम इन कर पाए तो फ्रंट पेज पर, कवर पेज पर 10 नवंबर 2016 नोटबंदी के 2 दिन बाद एक बड़ा सा विज्ञापन कवर पेज पर छपा था। और आप लोग तो प्रबुद्ध मीडिया के साथी हैं, आप जानते हैं कि कवर पेज कितना महंगा होता है, लेकिन ये कवर पेज का विज्ञापन छपा था जिस पर मोदी जी को मजबूत निर्णय, नोटबंदी जैसे मजबूत निर्णय को लेने के लिए साधुवाद किया गया था। पेटीएम ने छापा था। ये वही पेटीएम है जो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक पिक्चर बनी है, थोड़ी घटिया सी पिक्चर थी, कोई बात नहीं। उस पर 15% का कैशबैक देता है, 200 रुपए कैशबैक, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री उत्तराखंड की अपनी रैली में करते हैं। तो ये सारी सेल्फी में जो व्यक्ति आपको दिख रहा है, तमाम वीडियो है उछल कूद करते हुए, डांस करते हुए, खुश होते हुए। ये वीडियो विजय शेखर शर्मा के हैं, जो पेटीएम के सीईओ हैं, जो पेटीएम के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं। और इस तरह का साधुवाद देना, इस तरह की खुशी व्यक्त करना स्वाभाविक है, क्योंकि मोदी जी ने छप्पर फाड़ के उनको खुशियां देने का काम किया है। तो आपने सुना कि सुप्रिया शिनेट ने क्या कुछ कहा है, और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में सुप्रिया शिनेट ने बहुत सारे सवाल खड़े किए। उन्होंने ये कहा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इतने दिन तक चुप क्यों बैठा था? क्या मोदी जी की नजदीकियां एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को रोक रही थी? कॉर्पोरेट फ्रॉड, ये कितना बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड है? यूजर्स जो पेटीएम के हैं, 330 मिलियन वॉलेट्स हैं, 100 मिलियन के करीब मंथली यूजर्स हैं। इतना बड़ा जब आंकड़ा है तो क्या आज देश के साथ एक बड़ा छलावा नहीं किया है विजय शेखर शर्मा ने, और मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ? क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा हो और प्रधानमंत्री मोदी जी को पता ही ना हो, जबकि इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से सेल्फी ली जा रही है। चलिए आज की मैं चर्चा शुरू करती हूँ, और ये एक तस्वीर आप देख रही हैं, वो हिंदुस्तान टाइम्स के कवर पेज पर ये एड था, जिसमें कि मोदी जी ये कह रहे थे कि अब एटीएम नहीं, पेटीएम करो। ये ठीक नोटबंदी के बाद जब पेटीएम लॉन्च हुआ था उस समय की बात है। आपको ये भी बता दें कुछ व्यूअर्स को कि 2021 8 नवंबर को आईपीओ भी लॉन्च किया गया था, और कैसे वो आईपीओ के लॉन्च को अनुमति मिली, अगर इस तरीके की इरेगुलरिटीज ऑलरेडी विजय शेखर शर्मा कर रहे थे, वो सारे सवालों पर हम आएंगे। हमारे साथ दो प्रबुद्ध मेहमान आज इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष मेहरोत्रा, जो कि देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट है, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राजीव रंजन सिंह, जो कि डेप्यूटी एडिटर है फॉर्च्यून इंडिया के, और बहुत क्लोज नजर बनाकर इन सारे इश्यूज पर रखते हैं। राजीव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा मैं राजीव से ही शुरू करती हूँ कि राजीव, सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहूंगी कि जो कारण है जिसकी वजह से ये पेमेंट्स बैंक का जो फ्रॉड है, किस आधार पर सामने आया है कि देखिए कस्टमर्स की केवाईसी नहीं की गई, एक पैन कार्ड से हजारों अकाउंट्स को लिंक किया गया, ये कैसे हो सकता था? ये पॉसिबल कैसे हुआ इतना बड़ा फ्रॉड? और वो भी आरबीआई की नाक के नीचे ये चीजें हो रही हैं, मनी लॉन्ड्रिंग खुलेआम हो रही है, और उस पर भी एजेंसीज एकदम चुप बैठी थी। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, ये इस देश की त्रासदी है कि डिजिटल इंडिया के युग में रेगुलेटर्स जो हैं ये कंप्लीटली डिजिटली अनसैवी है। डिजिटल इंडिया की नारे हम लगा रहे हैं और बातें हम कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ हमारे जो रेगुलेटर्स हैं ये कंप्लीटली इनको डिजिटल नॉलेज है ही नहीं। और मुझे समझ में नहीं आता कि भाई नए लोगों की भर्ती क्यों नहीं करते ये रेगुलेटर्स, जो कि मतलब डिजिटली सैवी हों, जिनको चीजें समझ में आए। ये इस देश की त्रासदी है कि जहां पर भी इस देश के प्रधानमंत्री के साथ में कॉर्पोरेट्स गलों में हाथ डाल के फोटो खिंचवा लेते हैं, वहां पर ईडी, डीआरआई, सीबीआई जैसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो हैं वो तब तक कोई एक्शन नहीं लेती जब तक बातें हाथ से आगे नहीं निकल जाती। ये इस देश की त्रासदी है कि सेबी जैसा रेगुलेटर वो आरबीआई जैसे रेगुलेटर के साथ में एक कम्युनिकेशन गैप रखता है। जब आरबीआई प्रश्न चिन्ह उठाता है पेटीएम के ऊपर में, तो सेबी कैसे आईपीओ को अलाउ कर देता है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। ये इस देश की त्रासदी है
कि जब एनसीपीआई जो पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट का जो रेगुलेटर है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये जब आदेश जारी करता है कि हर यूपीआई ऑपरेट करने वाली कंपनी को कम से कम 3 बैंकों के साथ में अपने टाई अप करके रखने होंगे, और पेटीएम 2019 से उस चीज का उल्लंघन करता आ रहा है। पेटीएम ने सिर्फ और सिर्फ वैलेट और यूपीआई सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ अपने पेटीएम पेमेंट बैंक को ही रखा। 3 जो एनसीपीआई का जो आदेश था कि 3 अलग अलग बैंकों के साथ में आपका अटैचमेंट होना चाहिए, वो ना करते हुए एक के ही साथ में, वो भी अपनी ही कंपनी के साथ में, एक तरीके से समझा जाए अपनी, क्योंकि 49% स्टेक है उसका, और जो मालिक है विजय शेखर शर्मा, उनका 51% स्टेक है। उसके साथ में ही उन्होंने पूरी डिपेंडेंसी रखी, और आज वो ढूंढ रहे हैं बैंकिंग टाई अप के लिए, जब आरबीआई ने इनको बोल दिया है कि 29 फरवरी को आपका हम पूरा काम जो है वो बंद कर देंगे। सिर्फ इसी एक चीज की अवहेलना पे पेटीएम के अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए कि जब एनसीपीआई ने ये रूल बनाया है तो आपने उस रूल की अवहेलना कैसे की। ये इस देश की त्रासदी है कि ईडी, डीआरआई, सीबीआई, रेगुलेटर्स, एबी, आरबीआई, तमाम तरीके के जितने भी, एनसीपीआई, ये जहां भी देखते हैं कि प्रधानमंत्री की गलबैया कोई कॉर्पोरेट कर रहा है तो वो उस मामले में चुप्पी बनाए रखते हैं, और जब तक बात हद से आगे ना निकल जाए उसके ऊपर में काम नहीं करते, जो मैं पहले आपको बता चुका हूं। दोबारा मैंने इसलिए बोला ताकि दर्शकों को यह समझ में आए कि इस देश में कैसा परसेप्शन बन रहा है। ये एक तानाशाही के युग का परसेप्शन है। जब तानाशाही बढ़ती है तो तानाशाह के जो इर्द गिर्द रहते हैं लोग, जैसे हमने इंडोनेशिया में देखा था सुहार्तो के टाइम में, कि जो उनके आसपास में लोग थे वो सारे बिजनेसमैन आगे बढ़े, रिश्तेदार और सारे जो है। तो ये जो तानाशाही का युग, जो एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में जो आज नजर आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हमको अधोगति के पथ पे लेके जा सकता है। अब आते हैं आपके सवाल पे जो आपने पूछा। हाँ, आपने पूछा कि ये कैसे हुआ। आप इस बात को समझिए कि 13% यूपीआई बिजनेस में कंट्रोल आज की डेट में जो मार्केट शेयर है वो पेटीएम के पास में 13%। 137 बिलियन ट्रांजैक्शन लास्ट ईयर हुए थे। जब 2022 फरवरी मार्च में पहली बार पेटीएम पेमेंट बैंक का रूल्स के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया था और आरबीआई ने फ्लैग किया था, उस टाइम में सतीश कुमार गुप्ता करके इनके सीईओ थे, उनको रिजाइन करवाया इन लोगों ने। बट और आरबीआई को ये कहा कि हमने जो भी हमारे अंदर त्रुटियां हैं उसको हमने ठीक कर दिया, सॉल्व कर दिए इश्यूज को। उसके बाद भी 4 बार इनको नोटिसेस मिले, और जब ये बार बार हर बार नोटिसेस मिलने के बाद भी उसकी अवहेलना करते गए, तब जाके फाइनली रेगुलेटर जो है उसको लगा कि हमको एक्शन लेना चाहिए। और 2 साल बाद फरवरी मार्च 2022 में पहली बार फ्लैग किया गया था, फरवरी 2024 में जाके एक्शन लिया जा रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ साहेब के करीबी, साहेब के नजदीकी होने का जो फायदा है वही 2 साल तक खींच के लेके गया है, और अभी भी लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ है पेटीएम पेमेंट बैंक का। बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये साहब के नजदीकी किसी और राजीव, लेकिन अगर इतनी बड़ी धांधलेबाजी अगर उजागर होती है जो कि हुई है, तो क्या पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए? क्या ये एक अल्टीमेट एक्शन होता है अगर ऐसा कुछ सामने आता है तो? देखिए, पेमेंट लाइसेंस तो अभी तक तो कैंसिल किया नहीं है, और आज जैसे मार्केट में रूमर फैल रहा है, जिस तरीके से जियो फाइनेंशियल के शेयर्स 14% ऊपर गए थे, मुझे नहीं मालूम क्लोजिंग तक आते आते कितने ऊपर गए, तो ये सामने आ रहा है कि भाई एक मित्र से दूसरे मित्र के पास में शायद कंपनी चली जाए। ठीक है, पर सवाल ये उठता है कि भाई आप अपने कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए और अंधाधुंध तरीके से अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए, यूनिकॉर्न स्टेटस लेने के लिए आप तमाम तरीके के नियम कानूनों को, इस देश के जो नियम कानून बनाए गए हैं उनकी अवहेलना करते हुए, उनको दरकिनार करते हुए आप जो है ये कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, और आपको कोई कुछ बोल नहीं रहा। 2 साल का लंबा पीरियड आपको मिल जा रहा है, और हम अभी भी इस चीज पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या लाइसेंस कैंसिल होगा। आप बताइए, यदि ये साहब के मित्र नहीं रहते
ये कोई और दूसरे पूंजीपति होते तो क्या अभी तक इनके ऊपर एक्शन नहीं हो गया रहता? 2 साल का समय मिला है, 5 बार नोटिस मिले हैं, उसके बाद भी अभी हम इस चीज पर चर्चा कर रहे हैं कि आगे इनका लाइसेंस कैंसिल होगा कि नहीं कैंसिल होगा। ये 2 साल के बीच में इनको क्यों बढ़ने दिया गया, ग्रोथ क्यों करने दिया गया, क्यों और कस्टमर्स की ऑनबोर्डिंग करने दी गई, क्यों क्लाइंट्स का और जो पेटीएम और पेटीएम पेमेंट बैंक है इसके बीच में क्यों नहीं एक चाइनीज वॉल बनाया गया? आपको जान के ये ताजुब होगा कि पेटीएम के कॉर्पोरेट अपना क्वार्टरली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जब रिजल्ट आता था तो जो इसके सीईओ हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के सो कॉल्ड चावला साहब, वो कभी नहीं अटेंड करते थे मीटिंग को, जो कि फेस होने चाहिए, और हर मीटिंग के अंदर में विजय शेखर शर्मा ही आते थे। तो हम ये मान लें कि विजय शेखर शर्मा जो है वही फेस है इस पेटीएम पेमेंट बैंक के। हालांकि कल उन लोगों ने प्रेस रिलीज इशू किया है कि पेटीएम का पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ में कोई मतलब ये नहीं है, उनके ऊपर में किसी भी तरीके का होल्ड नहीं है। तो आपकी हरकतें, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, आपकी जो हरकतें हैं वो तो ये बताती हैं कि आप पूरा कंट्रोल कर रहे हो बिजनेस को, और जब आप विपत्ति में फंस जा रहे हो तो आप बोल रहे हो कि नहीं 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 नहीं, नहीं हम में और इनमें अंतर है। वही बात होगी कि गौतम अदानी और विनोद अदानी में अंतर है, अदानी की अलग अलग कंपनीज और विनोद अदानी में अंतर है, और जब बाद में चीजें सामने आई तो फिर उसके बाद तो हम लोगों ने देखा ही क्या हुआ। जी नीलू जी, अब संतोष जी के पास आती हूँ कि संतोष जी, ये जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जो ये फ्रॉड आज उजागर हुआ है, और थैंक्स टू आरबीआई कि उन्होंने एक्शन लिया और लोगों को पता चला, हालांकि ये चीजें, इस चीज को लेकर मरमर बहुत टाइम से चल रहा था। अब इसको हम क्या कहें? क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विफलता इसको माने, क्योंकि मोदी जी का चेहरा हर जगह विजय शेखर शर्मा के साथ दिखता है? क्या हम इसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फेलियर मांगे? क्या हम इसे अपनी रेगुलेटरी जो एजेंसीज हैं उनका फेलियर माने? आप इसको आज पूरे इस गतिविधि को कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि ये रेगुलेटरी सिस्टम का पूर्ण रूप से अवहेलना इसलिए ये सज्जन कर पा रहे थे और ये संस्था कर पा रही थी क्योंकि सबको मालूम था कि ये करीबी हैं कुछ लोगों के। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, दूसरी बात, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में कुछ भी कहना हमारे देश में समय बर्बाद करना है, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नाम पे मजाक ही हो रहा है बहुत दशकों से। तो ऐसी स्थिति में मुझे तो तरस आता है और बहुत नाराजगी होती है। एक जो रेगुलेटर आरबीआई, एकमात्र संस्था हमारे देश में रह गई है या थी जिसके ऊपर थोड़ा विश्वास किया जा सकता था, मगर निरंतर ऐसे काम हो रहे हैं जिसकी वजह से वो भी विश्वास उठता चला जा रहा है, जैसे जुडिशरी से उठता चला जा रहा है। यानी कि अगर आरबीआई का ये काम है कि वो पहली चीज तो लाइसेंस देता है, तो भाई जो लाइसेंस बैंक का दिया तो इस आधार पे क्या दिया पेटीएम को कि पेटीएम ने एक लीगल वॉल बनाई थी बिटवीन द पेमेंट अरेंजमेंट, जो ऑनलाइन यूपीआई का भाग है, और दूसरा जो लाइसेंस है बैंक के लिए। क्योंकि असलियत यह है क्योंकि पेटीएम के पास तो लाइसेंस बैंकिंग का था नहीं, लाइसेंस इनको दिया गया क्योंकि इन्होंने एक पेटीएम बैंक क्रिएट किया। उसके अतिरिक्त ये इस बात का भी वायलेशन करते रहे हैं कि जैसा राजीव बता रहे थे कि कुल मिला के 3 बैंकों से इनका जुड़ाव, मतलब जो यूपीआई पैनल है उसका, यूपीआई प्लेटफॉर्म है उसका जुड़ाव होना चाहिए। वो 2 बैंक तो नदारद हैं। तो हम जब अब इस घड़ी पे आ पहुंचे हैं, जिस प्रक्रिया को राजीव ने बताया, जिस घड़ी में हम आकर के पहुंचे हैं, इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये शायद इंतजार हो रहा था कि जियो फाइनेंशियल इसको खरीदे।
क्योंकि जिस दिन इसके शेयर्स ढहेंगे, और वो ढहे हैं, गिरे हैं, तो अब जियो फाइनेंशियल इसको खरीदेगा। तो मत हर तरफ से रूलिंग पार्टी की चार चांद है, हर तरीके से पांचों उंगलियां सरकार के लोगों की घुई में हैं, ये लग रहा है। आपने एक बहुत कहने बड़ी बात की मल्होत्रा साहब, आपने कहा कि देखिए ऐसा लग रहा है कि कुछ इंतजाम हो रहा था कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के शेयर्स धराशायी हो और उधर से जियो फाइनेंशियल उनको पकड़कर अपनी तरफ खींच ले, और कुछ इसी तरीके का आधार और ग्राउंड बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसमें ये बताइए कि क्या ये विजय शेखर शर्मा की मर्जी से हो रहा होगा, उनको बता के किया होगा? क्योंकि मैं एक लेमैन के हिसाब से सोच रही हूं कि अगर हम ये देख रहे हैं कि मोदी जी विजय शेखर शर्मा के साथ गलबैया कर रहे हैं, उनके साथ सेल्फीज ले रहे हैं, मैं ये मान रही हूं कि ये भी कहा जाता है कि पीएम केयर्स फंड में पेटीएम ने बहुत पैसे लगाए थे, तो क्या आज मोदी सरकार ने विजय शेखर शर्मा के साथ धोखा किया? क्या हम उसको इस नजरिए से देखें, या फिर हम ये कहें कि हमाम में सब नंगे हैं, विजय शेखर शर्मा को भी पता है अब जियो फाइनेंशियल्स की बारी है, अब थोड़े दिन वो पैसे कमाएंगे? इसको कैसे देखा जाए? देखिए, ये कहना तो असंभव है कि प्रधानमंत्री जी स्वयं को इस बात के बारे में जानकारी थी, मगर हमको साफ नजर आ रहा है कि सेबी को जानकारी थी, आरबीआई को जानकारी थी। तो ये साफ नजर आ रहा है। अब सेबी और आरबीआई इस धांधली में सम्मिलित थे, नहीं सम्मिलित थे, ये भी कहना असंभव है। मगर ये साफ है कि 2 साल से इस पे पर्दा डाला जा रहा था, और जाहिर है अगर ये सज्जन शर्मा जी, जो जाहिर है ओनर हैं और अब बहुत बहुत अमीर हो गए हैं, आई एम श्योर ही इज वन ऑफ द यूनिकॉर्न बिलियनेयर्स। राजीव, मैं सही कह रहा हूं? सर यूनिकॉर्न आईपीओ आया था $20 बिलियन पे, बट अनफॉर्चुनेटली ही ओन्स जस्ट 4% इन द कंपनी, जस्ट 4% इन द कंपनी। इससे ज्यादा स्टेक चाइनीज कंपनी का है, एंड Exactly. अलीबाबा का है। एग्जैक्टली तो पैसे ओरिजिनली, तो जहां तक मुझे याद पड़ता है, मैं तो हर इस तरीके से कंपनियों को ट्रैक नहीं करता जिस तरीके से राजीव करते हैंगे। शायद सॉफ्ट बैंक का पैसा आया था, सही कह रहा हूं मैं राजीव? एंड का आया था, एंड का, अलीबाबा सर। एंड का आया था, सॉरी, एंड का आया था। तो देखिए, विदेश से पैसा आया, अच्छी बात है, क्योंकि हमारे देश में वेंचर कैपिटलिस्ट की कमी थी। अब तो वेंचर कैपिटल फिर भी बढ़ गया हैगा, तो आया, उससे शुरुआत हुई, स्टार्टअप्स में बढ़ोतरी हुई, कुछ लोगों को रोजगार मिला, बहुत लोगों को रोजगार नहीं मिला। मगर सवाल यह है कि ये इस तरीके का आरबीआई द्वारा नजरअंदाज करना क्या उर्जित पटेल के राज में हो सकता था? क्या रघुराम राजन के राज में हो सकता था? मुझे नहीं लगता कि ये हो सकता था। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो लोग उच्चतम स्तर के, अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो लोग हैं, वो छोड़ छाड़ के क्यों चले जाते हैं हमारे देश से। आप समझ रही हैं? और कॉर्पोरेट्स जा रहे हैं साहब, अच्छी तरीके से लोग अपना पैसा बटोर बटार करके विदेश ले जा रहे हैं। नेट कैपिटल आउटफ्लो में जबरदस्त तौर से बढ़ोतरी हुई है। जो डॉलर मिलियनेयर्स पैसे लेकर के विदेशी नागरिक हुए चले जा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। ये मतलब बहुत दुखदाई बात है कि स्थिति यहां तक अब पहुंचती चली जा रही है। अब एक आखिरी बात कह करके मैं अपनी बात खत्म करूं। विराल आचार्य जो डिप्टी गवर्नर थे एक थोड़े समय पहले, जब इनके संग उर्जित पटेल के संग, उन्होंने हाल ही में साल भर पहले एक पेपर लिखा है ब्रुकिंग्स पेपर्स में, ये बताते हुए कि कुछ बड़े बड़े घराने, उनका कंसंट्रेशन ऑफ पावर अलग अलग सेक्टर्स में बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि जो
सो कॉल्ड नेशनल चैंपियंस, जो हमारे बड़े बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिसी मेकर्स, नेशनल चैंपियन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये नेशनल चैंपियंस कौन है? अंबानी, अडानी, टाटा और बिरला और महिंद्रा। ये हर अगले 5 जो बड़े घराने हैं उनके शेयर पे और कब्जा करके बढ़ रहे हैं, यानी कि छोटी इकाइयों पे कब्जा कर रहे हैं ये 5। अब हम पा क्या रहे हैं? हम ये पा रहे हैं कि हर इंडस्ट्री में ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हो रहा है कुछ बड़े घरानों में होता चला जा रहा है। तो मैं जो आगे आगे होता है क्या वाली बात कर रहा था, देखते जाइए, ये शायद तैयारी ही थी कि भाई देखो, बहुत हो गया पेटीएम, विजय शेखर जी, अब आप मल्टी बिलियनर हो जाइए, अपना इसको बेचिए, पैसा कमाइए और कुछ और नया धंधा शुरू करिए। नया धंधा शुरू कर लीजिएगा। आपने जो कहा उसका वैलिडेशन भी किया है विजय शेखर शर्मा ने। सैटरडे की एक टाउन हॉल मीटिंग थी जिसमें कि उनका एक बयान आया है, जो सारे एम्प्लॉइज से उन्होंने कहा है कि देखिए हम ले ऑफ नहीं कर रहे हैं, यानी कि किसी को नौकरी से नहीं निकाल रहे हैं। उन्होंने एक ये बहुत बड़ी बात कही है, दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं। लेकिन आरबीआई ने जिस तरीके से नजरअंदाज किया, जो बात संतोष मेहरोत्रा जी कह रहे थे, मैं अब आपके पास आती हूँ राजीव, कि अगर आरबीआई नजरअंदाज कर रहा था और अब आरबीआई ने 31 जनवरी को ये स्टर्न एक्शन लिया है कि भाई अब 29 फरवरी के बाद कोई डिपॉजिट्स नहीं होंगे, कोई सर्विसेज नहीं चलेंगी, तो क्या ये एक हल्का फुल्का एक्शन है? क्या आरबीआई को एक बार में, ये जानते हुए कि इतने सालों से और इतने महीनों से इस तरीके की धांधलेबाजी चल रही है, तो एक स्ट्रोक में वो लाइसेंस को कैंसिल भी तो कर सकते थे? या फिर एक बार टाइम दिया गया है विजय शेखर जी को कि ठीक है अब आप थोड़ा सा और संभल जाइए, आपको 2 महीने का और समय दे देते हैं, या कुछ दिन का समय, 29 फरवरी में तो खैर ज्यादा दिन नहीं बचे, तो आपको 29 फरवरी तक का समय दे देते हैं, लेकिन 1 मार्च के बाद आपका सब खाता जो भी आपने सरकार के साथ किया है सब क्लोज। क्या ये है? देखिए, प्रॉब्लम क्या है नीलू जी, कि जब तक इंडिया में कस्टमर्स कंप्लेन नहीं कर रहे हैं आज की डेट में, तब तक रेगुलेटर कोई एक्शन नहीं ले रहे। रेगुलेटर अपना कोई काम नहीं कर रहे। रेगुलेटर जो है प्रीएम्प्टिव जो एक्शन लेना चाहिए, वो प्रीएम्प्टिव एक्शन इस देश में नहीं ले रहे। यही रेगुलेटर का काम है कि कुछ बम फटने के पहले जो है आप हरकत में आ जाओ और उस बम फटने के पहले जो है उसको आप डिफ्यूज करो। तो ये आपको मैं छोटा सा डाटा देता हूं। 2019 में 11,000 कंप्लेंट्स थी पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ, जो 2024 में बढ़ के 66,000, 2023 के एंड में बढ़ के 66,000 होगी। 6 टाइम्स, 6 गुना बढ़ी है। 66,000 लोगों के कंप्लेन के बाद आप जाग रहे हो और तब आप एक्शन ले रहे हो। ये तो आरबीआई के ऊपर में कई सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, तो बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े हवा बनाना, बड़े बड़े $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे और सब चीज, सारी बातें बहुत अच्छी है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर उसके लिए जो रेगुलेशंस होने चाहिए, उस तरीके के रेगुलेशंस इंडिया में है क्या? मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। जो आपका एक काफी बड़ी कंपनी है, मैं नाम भूल रहा हूं उसका, उस कंपनी ने एडलमैन ने एक रिसर्च रिपोर्ट निकाली थी 2024 में कि आगे आने वाले दिनों में कौन कौन सी कंट्री के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स होने वाली है। उस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारतीय कंपनीज जो हैं, इंडियन कंपनीज, इनका इंडिया के मार्केट के बाहर ट्रस्ट लेवल बहुत बुरी तरीके से गिरा है। यानी भारतीय कंपनियों के ऊपर में फॉरेन मार्केट्स में ट्रस्ट कम हो रहा है। ये एडलमैन की रिपोर्ट है, ठीक है? तो आप इस चीज को समझिए, क्यों ट्रस्ट कम हो रहा है? क्योंकि देश में रेगुलेशंस जो हैं वो लचर रूप से जारी किए जा रहे हैं। और उससे भी खतरनाक बात जो हो रही है वो ये है कि कुछ कॉर्पोरेट्स ने इस बात को समझ लिया है कि यदि हम साहब के करीबी चले गए तो ये ईडी, डीआरआई, सीबीआई, इन सब के जो ऑफिशियल्स हैं, ये कोई इनकी कोई रोज रोज तो मुलाकात होती नहीं है, ना वहां तक पहुंच है। इनको एक सिग्नल जाता है, एक परसीव्ड ऐसा इमेज बन रहा है कि ये लोग साहब के क्लोज है तो इन पे हाथ ना डाला जाए। और इस तरीके की जब इमेज बन रही है तो साहब उस इमेज को ब्रेक करने के लिए कुछ कर भी नहीं रहे। प्रॉब्लम ये है, ठीक है? यदि ये इमेज बन रही है गलत, यानी आप प्रोत्साहन दे रहे हो, तो आप किस तरफ इस देश को लेके जा रहे हो?
यानी आप मेरे यदि दोस्त हो और मैं देश को चला रहा हूं तो आपके 100 खून माफ, और यदि आपके मेरे साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो वो कॉर्पोरेट्स की बैंड बजना तय है। यही चीज तो हम पॉलिटिकल फील्ड में भी देख रहे हैं। तो कॉर्पोरेट हो चाहे पॉलिटिकल फील्ड हो, हर जगह एक ये परसीव्ड इमेज क्रिएट किया जा रहा है, एक ये सिग्नल भेजा जा रहा है कि यदि आप रूलिंग पार्टी और रूलिंग लीडर्स के क्लोज हो तो आपके ऊपर में जल्दी कोई गाज नहीं गिरेगी, या गाज गिरी भी तो उसको बहुत प्यार से उसको सल्टाने की कोशिश की जाएगी। किंतु यदि आप इनके गुड बुक्स में नहीं हो तो फिर देन यू शुड बी रेडी फॉर द कंसिक्वेंसेस। नहीं, और लेकिन ये जो राजीव है एक चीज और भी है। राजीव, अब जो अदानी का जो पूरा फ्रॉड का मामला था, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, साल भर बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इसको लेकर शोर मचाया, लेकिन अंत में क्या हुआ? अदानी का मामला तो आया गया हो गया, सुप्रीम कोर्ट से एक तरीके से उनको क्लीन चिट मिल गई। अब अदानी का फ्रॉड हजार लोग बोलते रहे, किसको क्या फर्क पड़ रहा है? क्या इसी तरीके से कॉर्पोरेट फ्रॉड का समर्थन क्या होता रहेगा सरकारों द्वारा, और इसी तरीके से धांधलेबाजी होती रहेगी, लेकिन सरकारें आएंगी जाएंगी और इस तरीके से लोगों को चूना लगाकर दूसरा कार्यकाल किसी और पार्टी का आ जाएगा? देखिए, मैं पहले तो आपको करेक्ट कर दूं कि अदानी को अभी तक पूरी तरीके से क्लीन चिट नहीं मिली है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस बात को समझिए कि ये सरकार जो है, दिस गवर्नमेंट इज बाय द कॉर्पोरेट फॉर द कॉर्पोरेट्स। मैं पहले दिन से जब भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे गया हूं और मैंने इंटरव्यू देने चालू किए, मैं दावे के साथ में आप इस चीज को बता रहा हूं क्योंकि मैं खुद कॉर्पोरेट सेक्टर 22 साल से कवर कर रहा हूं। पहली बार ऐसा इमेज पिछले 10 साल में क्रिएट हुआ है कि दिस इज ए गवर्नमेंट बाय द कॉर्पोरेट्स फॉर द कॉर्पोरेट्स। सारी पॉलिसी मेकिंग जो की जा रही है वो कॉर्पोरेट्स, कुछ चंद कॉर्पोरेट्स को कैसे स्ट्रांग बनाया जाए उसके ऊपर में ध्यान दिया जा रहा है। आप देखिए, सरकार अपने हर दायित्वों से धीरे धीरे पल्ला झाड़ रही है। सफाई से लेकर डिफेंस तक हर चीज में कॉन्ट्रैक्ट ठेका सिस्टम आ रहा है धीरे धीरे। आप जहां पे डिफेंस जो कि अभी तक अछूता था, उसको भी आपने अग्निवीर टाइप कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ही लेके आ गए ना 4 साल के लिए, यदि कोई आ रहा है तो आपने हर जगह, अब ये 4 साल बाद निकलेंगे तो ये कॉर्पोरेट्स के अंगरक्षक बनेंगे, वहां पे गार्ड की नौकरी करेंगे। तो इस पूरे इस 10 साल में यदि अभी भी लोगों की आंखें नहीं खुली या इनके दिमाग की बत्ती अभी तक नहीं जली है तो समझ जाए, ये डॉट्स को ज्वाइन करें, इस चीज को समझें कि दिस इज अ गवर्नमेंट बाय द कॉर्पोरेट्स एंड फॉर द कॉर्पोरेट्स। ठीक है, ये जितने भी इस देश में काम किए जा रहे हैं, पेटीएम का मुद्दा जो है एक बड़े सेट का एक छोटा सा हिस्सा है। अडानी का जो मुद्दा है ये बड़े से एक वृक्ष का एक छोटा सा पत्ता है। आप इस चीज को समझिए, ये कल्चर को दर्शा रहा है, ये दृष्टिकोण को दर्शा रहा है। वो दृष्टिकोण क्या है, वो कल्चर क्या है? वो कल्चर ये है कि यदि तुम मेरे साथ में हो तो हम आपके 10 खून माफ कर देंगे, पर यदि आप हमारे साथ में नहीं हो तो यू आर गोइंग टू सफर। और इस तरीके का जो तंत्र है और इस तरीके की जो सोच है, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही घातक है। ये डेमोक्रेसी में नहीं होता है, ये तानाशाही में होता है। आज क्यों है कि आरबीआई से लेके सीबीआई से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हर सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर में क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? ये बात तो बिल्कुल बिल्कुल और बहुत गंभीर सवाल है। लेकिन अंत में संतोष जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि डिजिटल पेमेंट्स को लेकर कंज्यूमर बिहेवियर को अगर आप देखें तो डिजिटल पेमेंट करना जनता की आदत बन गई थी। अब वो मजबूरीवश करना पड़ा क्योंकि नोटबंदी हुई, सरकार थोप रही थी कि नहीं आपको करना ही है, कुछ भी हो कारण, लेकिन डिजिटल पेमेंट्स द्वारा एक हैबिट बनाई गई, सरकार ने आदत लोगों की डाल दी कि भाई आप पेमेंट करो तो पेटीएम से ही पेमेंट करो। अब क्या कंज्यूमर्स को, जो आम आदमी है जो अपना सामान खरीदने जाता है, क्या वो ऐसे डिजिटल पेमेंट्स पर विश्वास करेगा? जिस तरीके की धांधलेबाजी अब पेटीएम पर नजर आई है और पेटीएम अब बंद हो जाएगा, ये भी मैसेज बहुत क्लियर है कि 29 फरवरी को पेटीएम बंद हो जाएगा। कई जगह मैं ये भी पढ़ रही थी कि अरे मैंने कस्टमर्स से गुजारिश की है, कुछ सीए हैं और कुछ बिजनेस के लोग हैं, उन्होंने कहना शुरू किया कि आप पेटीएम इस्तेमाल ना करके आप दूसरे डिजिटल एप्स पर जा सकते हैं। लेकिन कंज्यूमर्स कितना विश्वास करेंगे? जो यूजर्स हैं जो डिजिटल पेमेंट्स करते हैं, उनका क्या होगा? मैं एक चीज करेक्ट कर दूं सर, एक मिनट, मैं एक चीज करेक्ट कर दूं। हाँ। पेटीएम और पेटीएम बैंक, इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, मैं एक जस्ट प्रोसेस आपको समझा देता हूं। यदि आपने मान लीजिए जूता खरीदा कोई दुकान से और आपने उसके क्यूआर कोड को स्कैन किया जो दुकानदार के इधर पे है,
तो आपके वॉलेट से या आपके बैंक से पैसा निकलकर जो है वो बैंक में जाता है और बैंक से फिर जो है वो मर्चेंट जो भी दुकानदार है उसके बैंक अकाउंट में जाता है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक का जो काम था वो ये था कि जैसे ही मैंने क्यूआर कोड स्कैन किया जूता खरीदने के लिए, वो पेटीएम पेमेंट बैंक में गया और पेटीएम पेमेंट बैंक से वो वापस वेंडर के पास में आया पैसा। 2300 करोड़ रुपए आज की डेट में पेटीएम बैंक के पास में डिपॉजिट पड़े हुए हैं। 35 करोड़ में से 10 करोड़ का ही केवाईसी है, 25 करोड़ का केवाईसी नहीं है अकाउंट्स का। यानी आप 2300 करोड़ डिवाइडेड बाय 25 करोड़ कर लीजिए, इतना पैसा जो पड़ा हुआ है उसका कोई केवाईसी नहीं है, कोई कौन मालिक है नहीं मालूम। तो क्या ये अनअकाउंटेड मनी नहीं है? क्या ये अनअकाउंटेड मनी नहीं है? ये तो जांच का विषय है, ये तो होना चाहिए। ये केवाईसी नहीं है मतलब अनअकाउंटेड है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप इस चीज को समझिए कि भाई पेटीएम जो है, पेटीएम और पेटीएम पेमेंट बैंक, इसमें प्रॉब्लम क्या जाता है? बाय लॉ पेमेंट बैंक्स आर नॉट अलाउड टू लेंड मनी, यानी वो लोन पे पैसे नहीं दे सकते पेमेंट बैंक। ओके, तो पर यहां पे क्या हो रहा था कि पेटीएम लोन पे दे रहा था और लोगों को लग रहा था कि पेटीएम पेमेंट बैंक दे रहा है। 20,000 रुपए तक के लोन जो है ये बिना कोई कोलेट्रल लिए हुए हाई इंटरेस्ट रेट पे पेटीएम जो है ये कंज्यूमर्स को दे रहा था। और उसके कारण अब आप 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3.6 करोड़ कर लीजिए, जो मर्चेंट्स और ये जो बताए जा रहे हैं, ठीक है, इतना तो एनपीए होने के लिए तैयार पड़ा हुआ है, क्योंकि केवाईसी नहीं है। केवाईसी ने आप ढूंढते बैठो, आप किसको पैसे दिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये सिस्टमिक रिस्क की बात हो गई थी, ये बात जो है हाथ से निकल गई थी। यदि अभी एक्शन नहीं लेते तो काफी बुरी स्थिति में फंस सकते थे। इसके लिए इतने आनंद फानन में एक्शन लिया गया। सर आप बोल लीजिए, सॉरी टू डिस्टर्ब, जस्ट वांट टू क्लियर दिस थिंग। बात देखिए नीलू जी, बात यह है कि पेटीएम जैसी कंपनियों और पेटीएम वाले जो ट्रांजैक्शंस हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, इनका बढ़ना एक हमारी अर्थव्यवस्था में अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बुरी बात नहीं। सवाल यह है कि आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में जब ये सवाल आप करने जा रही थी, आपने इसको नोटबंदी से जोड़ दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जुड़ गया, इन सज्जन ने जोड़ दिया। ये दो चीजें कतई नहीं जुड़ी हुई हैं और सरकार जोड़ना चाहती है, क्योंकि सरकार को असलियत में नोटबंदी केवल राजनीतिक कारणों से करनी थी और इसका आर्थिक कोई भी उद्देश्य नहीं था। मगर निरंतर 8 नवंबर के बाद, 2016 के बाद, जब भी इसकी एनिवर्सरी मनाई जाती है और आप लोग जैसे लोग शो करते हैं, तब सरकारी जो प्रवक्ता हैं वो आकर के यही समझाते हैं कि देखिए कितना बढ़िया काम हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार, भाजपा की सरकार ने कर डाला कि हमने आपकी सुविधाएं बढ़ा दी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बढ़ा करके, क्योंकि हमने डिमोनेटाइजेशन, क्योंकि हमने नोटबंदी कर दी। अरे भाई, डिमोनेटाइजेशन न भी करते तो यूपीआई का शुरुआत अगर हो गई होती, पेटीएम शुरू हो गया होता तो वो बढ़ जाता। बड़ी सीधी सी बात है, उसको कोई अगर प्रोत्साहन की बहुत जरूरत थी ही नहीं। अगर लोगों के पास, पहली बात, फोनों की कमी तो आ नहीं रही थी, बढ़ते ही चले जा रहे थे, स्मार्टफोन बढ़ते चले जा रहे थे, इंटरनेट का एक्सेस देश भर में बढ़ता चला जा रहा था। ऐसी स्थिति में क्या ताज्जुब है कि इस तरीके के ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शंस बढ़ते चले गए। इसका नोटबंदी से कोई लेना देना नहीं, बल्कि नोटबंदी ने हमारे देश पे एक भयंकर घातक अटैक किया था। छोटी इकाइयों पे भयंकर घातक ये हमला था ये। इससे ज्यादा मतलब बुरा काम हमारे देश की किसी सरकार ने छोटी इकाइयों पे कहीं
महेंद्र साहब, जी 2 सवाल हैं जो मेरे ज़हन में है, उसके बाद फिर मैं ये प्रोग्राम को खत्म करूँगी कि एक तो ये बोलिए। है कि अब कंज्यूमर्स पर इसका क्या असर पड़ेगा, जो यूज़र्स हैं, मैं आ रहा था जो मैं विश्वास करते थे पेटीएम पर, उन पर क्या देखिए असर देखिए पड़ेगा और स्टार्टअप इंडस्ट्री पे इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए स्टार्टअप इंडस्ट्री इंडस्ट्री पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा और आम आदमी पे भी असर नहीं पड़ेगा। उसका उसका साफ कारण ये है कि पेटीएम को तो बंद नहीं किया जा रहा। जो पेमेंट ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन वो थोड़ी ना बंद हो जा रहा। ये राजीव ने अभी समझाया था कि बैंक अलग चीज है और पेमेंट ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस अलग चीज है। जो इस पेटीएम को 3 बैंकों के साथ जुड़ाव करना था वो जुड़ाव इन्होंने किया नहीं। इन्होंने अपना ही एक बैंक बना लिया। मतलब घर की खेती कर ली और घर की खेती में खूब निचोड़ा जा रहा था। हर तरीके से निचोड़ा जा रहा और सेबी और आरबीआई जो है पूर्ण रूप से सुषुप्त अवस्था में नजरअंदाज कर रहे थे। क्यों नजरअंदाज कर रहे थे भाई? तो देखिए आज की तारीख में आम आदमी पे बिल्कुल, रत्ती भर असर नहीं आने वाला। रत्ती, यही तो दुखदाई बात है। क्योंकि कल को अगर आम आदमी पे असर आ गया होता, आंच आ गई होती, तो आम आदमी तो सड़क पे खड़ा हो जाता, इनकी लिंचिंग हो जाती, मॉब लिंचिंग सड़क पे हो जाती। तो ऐसी वो स्थिति नहीं है। वो स्थिति होने की आवश्यकता भी नहीं है। कल को ये तो बिलियनर वैसे ही हो गए। इनको अगर इन्होंने अपने पेटीएम बेच भी दिया, इनको चलिए मान लिया कि लाइसेंस नहीं मिला बैंक को, ठीक है, कोई बात नहीं, जियो फाइनेंशियल खरीद लेगा। जियो फाइनेंशियल के पास 3 और बैंक आने के लिए बिल्कुल आतुर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पेटीएम चलता रहेगा, इसी नाम से चलता रहेगा, ओनरशिप बदल जाएगी और सब मालामाल हैं, हो जाएंगे, बल्कि और ज्यादा मालामाल हो जाएंगे। ये जो राज कह रहे थे, बाय द कॉर्पोरेट्स फॉर द कॉर्पोरेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट्स, है ही सरकार ये इस प्रकार। ये अब देखना होगा कि अदानी के बाद अब ये कितना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता है। सवाल तो बहुत सारे हैं कॉर्पोरेट मिसगवर्नेंस के, किस तरीके से चीजें हुई हैं। अगर आप मोदी जी के नजदीक हैं तो आप किसी भी हद तक जाकर कोई भी गलत काम करेंगे लेकिन आपको सरकार का संरक्षण मिलेगा। लेकिन हाँ, सिर से पानी अगर ऊपर चला जाता है तो फिर किसी न किसी बहाने से आपको एक विंडो दिया जाएगा कि आप सांस ले लें और फिर आपको सरकार पटरी से उतार देगी। आज यही स्थिति देश में बन गई है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, संतोष मेहरोत्रा जी, राजीव, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग और आप बने रहिएगा मेरे साथ अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।